अनुरोध करूंगा, बगल में प्रताप जी बैठे हुए हैं और प्रताप जी से भी निवेदन है कि प्रोफेसर विद्यानंद मुद्गल सेवानिवृत्त उपाचार्य साहित्य विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और चाचा जी के ही विभाग में मुद्गल जी थे। बहुत ही अद्भुत संबंध थे मुद्गल जी के प्रोफेसर उपाध्याय जी के साथ। हम सभी आचार्य मुद्गल जी से प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के विषय में श्रवण करने के लिए आतुर हैं। आचार्य मुद्गल जी। भैया माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट कर लें अपने आप को। प्रताप जी जी। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति निराम भंगुरतनतुषां वलयिताश्चैर्विद्युतां कलिन्दगिरि नन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बने मदीय मधुचुम्बने भवतु कापि कादम्बने। सबसे पहले इस पवित्र चर्चा का आयोजन करने वाले इस संस्था के आयोजक सब साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जो आज हमारे बीच में विद्वान नहीं है उनके संबंध में इस प्रकार की चर्चा का आयोजन किया। और जो कुछ कहना था वो बहुत सा तो विवेक पांडे जी ने बहुत कुछ बता दिया, और जो बचा था वो सारा अधिकारी जी कह गए। तो अब ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका पेश हो जो दोबारा यदि हम कहेंगे तो इसलिए बहुत कुछ नहीं कहना है उनके संबंध में। मेरे समय में करीब 8 साल मुझे जो वो रहे सेवा में, मैं सन 95 में विश्वविद्यालय में आया था। 2003 में उपाध्याय जी सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उनके व्यक्तित्व के संबंध में प्रोफेसर हरीश प्रसाद अधिकारी जी ने सब कुछ विस्तार से बता दिया है। हमें जो लगा कि उनका व्यक्तित्व समन्वयवादी व्यक्तित्व था। वो एक एक शास्त्र को लेकर के लोग जो है एक दूरी बनाते हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं था। उनका एक समन्वयवादी व्यक्तित्व था। और दूसरे बहुत ही सरल व्यक्तित्व था। विद्यार्थी आवे, कोई भी विद्वान आवे, उसका यथोचित उसको आदर देना ये उनके स्वभाव में था। निश्चल एवं सरल व्यक्तित्व के धनी थे उपाध्याय जी। और बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे। वो ये बात नहीं मान के चलते थे कि किसी में कोई अलगाव है। एक तरीके से कहेंगे कि
बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था उनका, और किसी पर कोई वो अपना सिद्धांत लादते नहीं थे कि नहीं ऐसा ही है। और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में उनका बहुत समादर था, जैसा कि अधिकारी जी ने बताया, जो यथार्थ है। हम ये कहेंगे कि व्यक्तित्व में एक सरसता थी। वो ये भेद नहीं करते थे कि ये बड़ा विद्वान है तो इसका बहुत ज्यादा समादर होना चाहिए, कि उनसे कम जानते थे इनका कम होना चाहिए। ऐसा नहीं था जो मैंने अनुभव किया। वह जैसा कि बताया, उनकी कवित्व शक्ति बड़ी प्रभावशाली थी। कवि भारती में उपाध्याय जी की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। हाँ सर, कुछ कवि भारती के संदर्भ में कुछ अपना संस्मरण सुनना वैसे। कवि भारती में विभिन्न छंदों में उपाध्याय जी रचना पढ़ते थे। रचनाएं प्रभावशाली होती थी और राष्ट्रीय विषयों को प्रस्तुत करते थे, और विषयों के साथ साथ, और उसमें उसकी जो साहित्य की अपनी जो सरसता है वो बनी रहती थी, विद्यमान रहती थी। आज ये दुर्भाग्य हम लोगों का कि वे रचनाएं उपलब्ध नहीं है जो उस समय कवि भारती में उनकी रचनाओं का प्रभाव पूरी गोष्ठी को प्रभावित करता था। दूसरे उनमें एक बड़ी विशेषता थी, अभिनंदन पत्र लिखने के बहुत माहिर थे। किसी भी तरह का, चाहे वो किसी सन्यासी का अभिनंदन करना हो या किसी दूसरे व्यक्ति का करना हो या किसी आचार्य का करना हो, या किसी आचार्य का करना हो, किसी विद्वान का करना हो, तो उसी दिन का अभिनंदन वो तैयार कर देते थे। वहां उनकी कविता, दूसरे उनकी कविता का प्रस्फुरण गोष्ठियों में होता था। यद्यपि उपाध्याय हिंदी की कविता के भी विशेषज्ञ थे, पहले हिंदी में लिखा करते थे और संस्कृत में कविता की उनमें सहज अभिव्यक्ति थी। उनको कविता के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। ये कवि भारती में, जैसा कि उनके ग्रंथों के संबंध में, ग्रंथ तो उनके प्रकाशित हुए, जैसे सर्वदर्शन विमर्श है, साहित्य संदर्भ है, राष्ट्र गौरवम है, राष्ट्र गौरवम रूपक है, नाट्य पंचरत्नम है। इस प्रकार के ये ग्रंथ इनके प्रकाशित तो हुए, लेकिन बहुत चर्चा में नहीं आ पाए। ऐसे ग्रंथों को चर्चा में आना चाहिए था, और चर्चा में लाने का काम जो है
वो वर्तमान पीढ़ी जो काम कर रही है, ये उसका भी काम उसको करना चाहिए। मैं प्रयत्न केंद्रीय पृथ्वी विद्या शोध संस्थान से आग्रह करूंगा कि ऐसे ग्रंथ जो विद्वानों ने लिखे, जैसे जो उपाध्याय जी के ग्रंथ हैं, विशेषता ये थी कि सर्वदर्शन विमर्श आदि ग्रंथों में उन्होंने पद्यों की रचना की, मतलब श्लोकबद्ध ढंग से सारे विषयों को प्रस्तुत किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। साहित्य संदर्भ में साहित्य के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित किया। राष्ट्र गौरवम, राष्ट्र से संबंधित रूपक, नाट्य पंचरत्नम, तो वो संस्कृत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ जो आधुनिक समय है, वर्तमान है, वर्तमान को भी उन्होंने उनकी रचना वर्तमान को छोड़ती नहीं है। वर्तमान को उन्होंने अपनी रचनाओं में निर्देशित किया है। वर्तमान की जो समस्याएं हैं, वे समस्याएं उनकी रचना के माध्यम से प्रस्तुत हुई हैं। अब वो, जैसे मैंने बताया कि समन्वयवादी व्यक्तित्व था, बहुत ही सरल और सबसे आत्मीयता। वो शास्त्र की बात शास्त्रार्थ के बाद शास्त्रार्थ तक रहती थी। सबके प्रति उनका समान आदर था। उनको समाज में, संस्कृत समाज में अतिशय आदर प्राप्त था और वो आदर बांट देते थे। उनके पास इतना आदर था कि बड़े से लेके छोटों तक के बीच में वो आदर, जो समादर उनको प्राप्त था, वो बांट देते थे। हमें ये देखना है कि ऐसी परिचर्चाओं से नई पीढ़ी क्या सीख पाती है। हमें परिचर्चा इसलिए इसमें हम ये बोल रहे हैं जी सर, जी सर, कि नई पीढ़ी हम इन परिचर्चाओं से क्या सीख ले। बिल्कुल। ये एक जो है, अब जो उनकी परंपरा थी उसमें बहुत तो मैं नहीं जानता। महादेव शास्त्री जी से भी उन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त की, जो असाधारण विद्वान थे। और पट्टाभिराम शास्त्री जी का, तो यहाँ साहित्य अध्यक्ष भी रहे संपूर्णानंद में, पट्टाभिराम मीमांसा शास्त्री के विशिष्ट विद्वान थे। उनसे उनका बहुत जुड़ाव था। पट्टाभिराम जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने, पट्टाभिराम जी उन पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने, पट्टाभिराम जी, जो जैसा मैं जानता हूं, पट्टाभिराम शास्त्री जी ने उनको श्री विद्या की दीक्षा दी थी। तो उपाध्याय जी जितने बड़े शास्त्रार्थी थे, जितने बड़े विद्वान थे, वो उतने ही बड़े साधक भी थे। श्री विद्या की साधना करते थे। ये किसी परिचर्चा में हम और वो बैठे थे दोनों, तब ये बात उन्होंने स्वयं हमको बताई थी। तो उनकी साधना असाधारण थी।
श्री विद्या की साधना करना एक मुश्किल कार्य है। तो अब इसको कहते हैं ना, एक बिल्कुल व्यंग जो था वो उनकी सहजता में बसा हुआ था, और वो व्यंग सुखदाई, उनका जो व्यंग होता था वो श्रोता को सुखदाई व्यंग था, पीड़ित करने वाला व्यंग नहीं था। ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। सर ये उनके काव्य शैली की भी विशेषता कहेंगे आप? काव्य शैली उनकी नहीं, व्यंग्य जो सर थे, ये व्यंग्य जो आपने कहा, ये क्या उनके काव्य शैली की भी विशेषता है? काव्य शैली की भी विशेषता है, और साधारण बातचीत में भी, जैसे आप आए और आपसे बातचीत की उन्होंने, तो इस प्रकार के जो है विनोदात्मक चर्चा करेंगे, संबोधन करेंगे कि आपको सुन करके सुख मिलेगा। मतलब ऐसा व्यंग्य जो उनको सुखदायी व्यंग्य हो, ऐसा उनके। जरूर सर। और हाँ सर, अभी आपने कहा कि नई पीढ़ी को उनसे क्या सीखना चाहिए। तो नई पीढ़ी के सामने तो वो है नहीं, आप लोगों के संस्मरण में बसा हुआ और महका हुआ व्यक्तित्व हमारी पीढ़ी को मिलेगा। हाँ। मैं एक लोभ से इस चर्चा को छेड़ रहा कि नई पीढ़ी को उनकी कविता की शैली अपनानी चाहिए। जैसे अभी आपने सर बताया कि वो सर्वदर्शन विमर्श आपने भी बताया, और हरिप्रसाद अधिकारी जी ने भी कहा है, और हमारे बड़े भैया विवेक जी ने भी कहा है। ये सर्वदर्शन विमर्श उनका जो ग्रंथ था सर, इसमें भारतीय दर्शन परंपरा में जो स्वीकृत प्रमाण हैं और प्रमेय, इनके जितने घटक तत्व हैं, जितने सिद्धांत हैं, जितने संप्रत्यय हैं, इन सबसे संबंधित कविता करी है उपाध्याय जी ने जी। और ये 1000 से ऊपर 1017 कारिकाएं हैं। अब एक तरफ ये देखें सर कि कहाँ न्याय दर्शन, कहाँ वेदांत, कहाँ मीमांसा, कहाँ वो दुरूह संप्रत्यय उसमें, एक तो प्रमाण के, दूसरे प्रमेय के। और कविता जब वहां पढ़ी जा रही है तो लाजवाब, वो जैसे वो सुनाते थे, वो कविता, उस तरह की कविता, उनकी शैली, एक शैली। तो इस तरह से विवेक भैया कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करें उनको। विवेक भैया अनम्यूट कर लीजिए आप। विवेक भैया अनम्यूट कर लें। गुरु जी के साहित्य संदर्भों की जो कारिकाएं हैं वो एकदम प्राचीन शैली वाली कारिकाएं हैं जी, प्राचीन शैली की कविताएं हैं वो। हाँ। भाषा की वो परंपरा से, जो संस्कृत की परंपरा है, जो कहते हैं ललित कांत पदावली से थोड़ा सा और ऊपर की चीज है, ऊपर की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजशेखर ने कवियों के भेद किए हैं, तो एक शास्त्र कवि उसमें है। तो हमारे उपाध्याय लोक कवि भी थे और शास्त्र कवि भी थे। सर्वदर्शन विमर्श से ये लगता है कि सारे शास्त्रों को, सारे दर्शनों को कविता में उपस्थित करना। राजशेखर जी ने जो है कवियों का 8 भेद बताए हैं, तो उसमें एक जो है लोक कवि अलग और शास्त्र कवि। तो उपाध्याय जी उस परंपरा में शास्त्र कवि थे। शास्त्र कवि थे। तो मैं यही सब कह रहा था कि ये जो दुरूह से दुरूह चीजों का वर्णन करना संस्कृत के कवियों की जो शैली रही है, उसमें जो उपाध्याय जी की स्वतंत्र शैली है, वो दुर्लभ शैली। हालांकि कवि भारती का एक बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, मेरी दृष्टता होगी आपके सामने ये कहना, लेकिन मैंने बार बार मैं यही कहता रहूंगा कि मैं लोभी हूँ, आपके मुंह से चीजों को जानने का, समझने का लोभी हूँ। तो एक और सर ये कि कवि भारती में उन दिनों बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते जी, आदरणीय कपिल देव पांडे जी, रतिनाथ झा जी, और शिवजी उपाध्याय जी, मनुदेव भट्टाचार्य जी, आदरणीय तोलंग जी जी, इन सबकी भाषा को सर एक साथ देख लें, मनुदेव भट्टाचार्य जी को थोड़ा सा अलग कर दें, तो इन सबकी भाषा में सर एक समानता दिखती है। तो वर्तमान पीढ़ी को ये जो ललित प्रसाद गुणोपेत शैली है, ये ग्रहण करना चाहिए। हाँ। और जो वर्तमान की कविता चल रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि जो
पिछली कविता में जो हम ऐसे कहें श्वास को जी सर। कि जो पिछली पहली कविता में, पहले की कविता में जो संचारी भाव थे, वो आज की कविता का विषय वो स्थायी भाव बन गए हैं। हाँ, ये बहुत अंतर आया है। जो पहले की कविता है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे संस्कृत की हो, उसमें विनोद था, शिक्षा थी और कविता की व्यापकता, शास्त्रों की चर्चा थी। आज की कविता में ईर्षा है, द्वेष है, आक्षेप है, पीड़ा है, उद्वेलनता है। तो आज की कविता में इनको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कविता में जो काव्य का रस है, रसो वैसा, रस ही परात्पर पर ब्रह्म का रूप है। तो जो रस है, उस रस को सुरक्षित रखते हुए और कविता की सर्वव्यापकता बनी रहे, ये प्राचीन काव्य परंपरा की शैली है। तो प्राचीन परंपरा में जो ये सारे भाव थे, ये भाव यहाँ नए आज की कविता में वो स्थायी भाव की तरह से हो गए हैं। तो इससे उबरना चाहिए नई पीढ़ी को, नए कवियों को, इससे उबरना चाहिए। और हम ये देखना चाहिए कि हमारी कविता के माध्यम से क्या शिक्षा पहुंच रही है, समाज क्या सीख रहा है। जो बात साधारण ढंग से कही जाती है, जो बात जो कविता में आती है, तो प्रभावशाली हो जाती है। ये जो है एक विषय, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। तो इस प्रकार से अब जहां तक उनके ग्रंथों की बात है, तो ग्रंथों की बात सभी ने बताई है और वो सर्वविदित है। जी सर, जी सर। चाहे वो सर्व दर्शन संग्रह हो, चाहे साहित्य संदर्भ हो, चाहे बिल्कुल सर। शैली पर तो अभी अधिकारी जी ने कहा कि वो कैसे चंद्रशेखर आजाद की जीवनी को लेकर के नाटक खेले जाते थे और संस्कृत से ज्यादा हिंदी के लोग या विषयांतर के लोग उसको देखने आया करते थे। ये शैली का ही कहीं न कहीं प्रभाव है। और आप अनुमोदित कर रहे हैं कि वर्तमान पीढ़ी को कवि भारती और उससे जो जुड़े हुए आचार्य और कविगण थे, उनकी शैली अपनानी चाहिए। सर, मुझे व्यंग्य के रूप में एक पंक्ति याद आ रही है और रह के अंदर से निकल रहा है कि मैं अब सुना दूं, अब सुना दूं। बिल्कुल। बहुत बचपन से वो कविता उनके मुंह से सुनते आ रहे थे अधिकारी जी ने। और हम लोगों में से जिन लोगों ने देखा हो, वो मैं अभी कविता पढ़ूंगा तो उनको स्टाइल भी याद आ जाएगा, वो कैसे सुनाते थे। सार्वभौम के हॉल में एक व्यंग्य प्रिय तो थे ही वो, उनकी एक कविता थी, विवेक आप क्षमा करेंगे बड़े लोग, वो था ददत्सु तात पादेषु प्रतिमासम महद्धनम, ददत्सु तात पादेषु प्रतिमासम महद्धनम। अब विवेक भैया सुना देंगे उसको आगे वाला। युवती वीक्ष्यमाणा नाम ते हिनो दिवसागता ददत्सु तात पादेषु। देखें सर, क्या ये कितनी अच्छी शैली है। अलग भाषा पर उपाध्याय जी का असाधारण अधिकार था। जैसा चाहते थे वैसा प्रयोग करते थे, जैसे चाहते थे वो अलंकार छंद स्वयं उपस्थित होते थे। उनको अलंकार के कोई योजना के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अलंकार ध्वनि रस को सहज उपस्थित होते थे उनके कविता में। ये एक बहुत बड़ा अलंकार, जैसे हमारा पहले प्रयोग कर लो, हमारा पहले प्रयोग कर लो, जैसे होता है होड़ लगती है, इस तरीके से वो सारी चीजें उनके सामने उपस्थित हो। और उनके माध्यम से, अलंकार के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, मतलब जो उत्कृष्ट कोटि का जो व्यंग्य है उसको ध्वनि कहा गया है, उसके माध्यम से वह कविता को बहुत प्रभावी बनाते थे। और उनकी कविताओं में
जो कवि का धर्म है, जो कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू, जी जी। तो व्यापकता बहुत थी। जो काव्य प्रकाश करने का शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य दवीक्षण काव्य शिक्षा अभ्यास हेतु तदुत भवे, तो सबसे बड़ी बात थी कि उनमें व्यापकता बहुत ज्यादा थी। और जैसा मुझे ज्ञात है, जैसा मैंने उनके मुख से सुना कि उन्होंने श्री विद्या की साधना की, तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, क्योंकि वो श्री विद्या की साधना कोई साधारण खेल नहीं है। तो इस तरीके से उपाध्याय ने कहा आप कोई चाहे तो हम श्री विद्या उसको दे दें। तो हमने कहा उपाध्याय हमारे पास का तो है नहीं। तो इस प्रकार एक चीज कहता है लचीला, एक सरल और एक मधुर, एक जो है वो जो उनका व्यक्तित्व था वो बड़ा प्रभावशाली था और आक्रामक नहीं था। जैसे नैयायिक विद्वान है या दूसरे विद्वान है, तो एक उनकी शैली आक्रामक होती है। जी 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 जी। उनकी तो शैली ही आक्रामक होती है। जी जी जी। तो उनका जो था वो ये आक्रामक नहीं था। शास्त्रों में एक मर्यादा थी। 2-3 जगह उनका खास तौर से उनका जो काव्य, एक तो अभिनंदन पत्र लिखने में, दूसरा कवि भारती उनकी कविता सुनना, और तीसरा जो कवि गोष्ठियों में पढ़ते थे, कवि गोष्ठियों में कविता पढ़ते थे। पहले ही शास्त्र की जहां तक बात है, जो नहीं उस समय ये सुविधा प्राप्त नहीं थी, नहीं हो पाया। यहाँ पर काशी में पंडित सभा की परंपरा है। पंडित सभा कोई व्यक्ति आयोजित करता है तो विद्वानों को आमंत्रित करता है और विद्वान वहां पर उपस्थित होते थे और शास्त्रों पर चर्चा की। तो वहां कोई ऐसी पंडित सभा नहीं होती जिसमें उपाध्याय जी ना हो। क्या बात है। और वहां पर साहित्य शास्त्र के संबंध में उन्होंने जो व्याख्यान दिए, वो व्याख्यानों का यदि संग्रह होता तो साहित्य शास्त्र एक वो बहुत बड़ा ग्रंथ होता। क्या बात। पंडित सर मुझे एक और जिज्ञासा है, मेरी भी है और हमारी पीढ़ी को भी होगी और अगली पीढ़ी को और भी होगी। जिस महापुरुष या जिस कवि की चर्चा हम कर रहे हैं, उनकी शैली की, उनके कृतियों की चर्चा कर रहे हैं, इतना प्रतिभाशाली कवि होने के बावजूद उनका कोई महाकाव्य नहीं प्रकाशित हुआ। अब तो यहाँ तो महाकवियों की होड़ मच गई है। ये दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो रचना शैली थी जी सर, तो कुछ तो उसका अभिनंदन पत्रों प्रयोग हो गया, और कुछ जो गोष्ठियों में जो कविता पढ़ी उसमें जो स्थायी नहीं रह पाई, उसमें उनका प्रतिभा का बहुत सा जो कवि प्रतिभा का प्रयोग हुआ। और ग्रंथ तो उन्होंने लिखे, सर्वदर्शन विमर्श इत्यादि, नाटक भी लिखे, नाट्य पंचरत्न इत्यादि संग्रह, लेकिन कोई कथा का लंबा कथा कुंज भी, हालांकि कथा कुंज कथाओं का वो संग्रह है, छोटी छोटी कथाओं का संग्रह है। शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी जी के साथ किया हुआ काम है वो जैसे कथा सारे सागर है हमारा। हाँ, उस तरह के। तो स्वतंत्र रूप से जो काव्य महाकाव्य की रचना उनकी ऐसी प्रतिभा थी, वो इस प्रतिभा के धनी थे कि यदि वो कोई कथा काव्य लेते पुराने संदर्भों को लेकर गए नए संदर्भ में, तो बहुत अच्छा काव्य, बड़ा प्रभावशाली काव्य होता, और इस प्रकार के वो कई काव्य लिख सकते थे। लेकिन जैसे हमने बताया कि वो
कवि गोष्ठियों में जो रचनाएं पढ़ने में या अभिनंदन पत्रों के लेखन में जी जी या कवि भारती में रचना पढ़ने में। तो सर इसको आप इस रूप में देखेंगे, यानी मैं दृष्टता कर रहा हूँ कह के पूछ के, इसको इस रूप में, यानी कि एक जैसा काव्य प्रयोजन में हम लोग पढ़ते हैं काव्य में ऐसा ऐसा जी। तो जैसा वर्तमान पीढ़ी को हम वर्तमान पीढ़ी की बात कर रहे थे, हम संस्कृत कवियों की बात कर रहे थे, हम अपनी बात कर रहे, अपनी उम्र के तमाम हम अपने मित्रों की बात कर रहे, या आज से आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे। तो यश से यह जो पद है, इसको भी एक टारगेट रख के, एक प्रयोजन रख के कि यश स्थायी रहेगा, हम जल्दी से जल्दी महाकवि ही बन जाएं पहले, तो एक विषय हम चुन लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं, और एक टारगेट हमारा होता है कि हम महाकाव्य रच दें। और प्रायः ऐसा 20-25 या 30 वर्षों में सब ये खूब हुआ है। और बड़े बड़े नाम हैं, नाम लेना अभी ठीक नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं और छोटे छोटे नाम भी हैं, तो सबने एक विषय लिया और महाकाव्य लिख दिया। तो क्या ये यश से उपाध्याय जी ने अपने उस यश शरीर की चिंता नहीं की कि मैं महाकवि हो जाऊं, मैं महाकाव्य रच डालूं, उससे पृथक हटके उन्होंने बस कहते हैं शांता सुखाय कविता स्फुरित हुई और लिखी। शांता सुखाय बहुत लिखा उन्होंने, लेकिन वो लोग जो थे और आज जैसे हम लोग हैं तो प्रकाशन की चिंता नहीं करते। काशी के जो लोग हैं, रचना प्रकाशित हो गई, वो कितना प्रचार में आएगी कि नहीं आएगी, कि क्या होगा, इसकी चिंता। इसीलिए बहुत सी कविताएं, बहुत से संग्रह ऐसे लिखे गए कि प्रकाशित होने पर भी नहीं किसी ने प्रकाशित किया, व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित कराया, तो जो चर्चा का विषय बने ही नहीं। बहुत सी ऐसी रचनाएं हुई, और संस्कृत के कवियों की बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जो प्रकाश में बहुत कम आ पाई। लिखा लेकिन बहुत कम आई प्रकाश में। तो जैसे वो पाठ्य विषय में आ गया, ब्रह्मानंद शुक्ल जी ने गांधी चरितम लिखा, तो कोर्स में लगा दिया गया पाठ्य, इसलिए तो थोड़ा उसको लोग जानते थे। तो इसलिए ये उनका एक स्वभाव था। ग्रंथों के संबंध में जो है सभी लोग जानते हैं, उनके संबंध में प्रोफेसर अधिकारी जी ने सब कुछ बता दिया है जी सर। और इसलिए हमें इसी बात को प्रस्तुत करना है कि जिनसे नई पीढ़ी, जिनकी इस चर्चा से नई पीढ़ी कुछ सीख ले सके। तो कविता में एक गुण जो होता कवि की दृष्टि से, जहां तक एक और चर्चा थी कि वो नाग हुआ है यहाँ पर, वहां नाग पंचमी को शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो उस शास्त्र में उपाध्याय जी भी साहित्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों को रखते थे, तो पूर्व पक्ष भी और उत्तर पक्ष भी, वो दोनों के महारथी थे। लेकिन वो जो वैदिष्य का जो उनका जो वैदिष्य का जो उनका अधिकार था, वो किसी पर लादते नहीं थे और किसी से दूरी बना के नहीं रखते थे। बड़ा विनोदी स्वभाव था, प्रसन्नचित्त रहना, खाने खिलाने के शौकीन। ये और समय तो सर बहुत और ये समय की देखते हुए हम इस संस्था को धन्यवाद देते हुए और इस परिचर्चा में भाग लेने वाले जो विवेक जी हैं, प्रोफेसर अधिकारी जी हैं, हम सबके प्रति अपना साधुवाद प्रकट करते हैं और समय की सीमा को देखते हुए अपनी वाणी को ये कह करके विराम देते हैं कि हेत वे जगता में वो संसार से थे ऐसे थे। तो ये जो है, इसको हम वाणी को यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रता, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ये परिचर्चाएं ऐसे चलती रहें और ऐसी संस्थाएं ऐसे रचनाओं को, जो आज हमारे बीच में रचनाकार तो नहीं है, लेकिन वो रचना यदि कहीं भी प्राप्त है तो उनका
प्रकाशन करने का प्रयत्न करना चाहिए, और ऐसे प्रकाशन में यदि हमारे योगदान की अपेक्षा होगी हम भी उसके लिए तैयार हैं। जरूर सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब बल्कि मेरी धृष्टता देखिए, वो एक संस्कृत की सूक्ति मुझे याद, उसका प्रमाण देके मैं अपनी धृष्टता प्रस्तुत करूंगा। कहता है क्वचित बुधै घनाम्बुना राजपथे ही पिछले, क्वचित बुधैरप्य पथे न गम्यते। तो मैं तो बुध तो नहीं हूँ, मैंने आपको कहा कि समय बहुत हो गया। इस धृष्टता के लिए समय बहुत, समय की सीमा को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जी सर, आगे विवेक भैया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विद्यानंद मुद्गल जी। एवं साथ में चर्चा कर रहे थे प्रोफेसर प्रताप कुमार मिश्र जी। प्रोफेसर उपाध्याय जी की अनेक रचनाएं मुझे लगता है कि 2-4 दर्जन डायरियों में जो है गुरुजी के अलमारी में है, और यहाँ मंच पे, इस आभासीय मंच पर एक से एक कर्मठ हमारे युवा दिख रहे हैं, और मैं अपने लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें डॉक्टर अरविंद तिवारी जी हैं, डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ल जी हैं, आदरणीय गीता शुक्ल जी हैं, विमलेंद्र जी हैं, और डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी हैं। मैं सबके साथ निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का आयोजन न केवल सिर्फ प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी को ही लेकर के, अभी तो काशी के जितने भी मूर्धन्य विद्वान जिन्होंने काशी को अलंकृत किया है समय समय पर, उन सब की चर्चा होनी चाहिए, और चर्चा वैसे ही होनी चाहिए जैसे अभी प्रताप जी ने आदरणीय विद्यानंद मुद्गल जी से की। मैं इन सभी युवा विद्वानों के प्रतिनिधि के रूप में मैं डॉक्टर प्रताप मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में दो अपने विचार अत्यंत संक्षेप में रखें। डॉक्टर प्रताप कुमार मिश्र जी। इस कार्यक्रम का या इस तरह के कार्यक्रम या रत्नकीर्ति कहूँ, सार्वभौम कहूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहूँ, महामना मालवीय जी को कहूँ, अनंत जी को कहूँ, राघव जी को कहूँ, विमलेंद्र जी को कहूँ, पता नहीं, हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, रत्न कीर्ति मतावृणम। पुरानी खाती को सर हमें सहेज के रखना है, पुरानी खाती को हम अगले जनरेशन तक, अगली पीढ़ी तक दे दें। हमारी इससे बड़ा उद्देश्य, इससे बड़ा प्रयोजन नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे, जरूर होते रहेंगे। निर्देश आप लोगों का है, स्नेह आप लोगों का है, तो फिर हमें चाहिए क्या? और क्या चाहिए? कुछ नहीं। तो इसी तरह के कार्यक्रम चलते रहें, होते रहें, यही हम सब का, चाहे मालवीय जी को कहें, वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, चाहे वासुदेव द्विवेदी जी को कहें जिन्होंने उंगली पकड़ के सहतोते सिखाया, और बाकी विवेक भैया को कहें, चाहे सारे मित्र मंडली को कहें, यही उद्देश्य है, इसी तरह के कार्यक्रम है, यही कार्यक्रमों की प्रकृति है, यही रूपरेखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप कुमार मिश्र जी। यहाँ तो लगता है कि अपना परिवार ही बैठा हुआ है, वो चाहे आप सार्वभौम के नाम से कह लें, चाहे रत्नकीर्ति के नाम से, चाहे वाको वाक्यम, मतलब अरविंद जी को सामने देख रहा हूँ तो लग रहा है 2-4 श्लोक इनसे भी सुन लिया जाए। लेकिन मैं प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय जी के एक श्लोक को सुना करके धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को बुलाऊंगा। एक उपाध्याय जी का एक श्लोक है, बहुत खूबसूरत श्लोक है। मध्ये व्योम विराजमान सविता यद्यस्ति मंदेन किम, मध्ये व्योम विराजमान सविता यद्यस्ति मंदेन किम, कुर्वन् कर्म नरः सुख प्रसविता यद्यस्ति भाग्येन किम, सृजन् मंगल नूपुरा च वनिता यद्यस्ति वाद्येन किम, अदिव्यत् कल्पलतेव कांत कविता यद्यस्ति राज्येन किम। तो मैं इन्हीं श्लोकों के साथ मैं डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि खूब मन से सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। जितने भी, मुझे एक स्क्रीन या 2 स्क्रीन पे
कुल 27, 28, 29, 30 लोग दिख रहे हैं। सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। आदरणीय संचालक जी को प्रणाम करता हूँ, और अपने आप में यह बहुत दुरूह कार्य लग रहा है, क्योंकि जिनसे मैं कुछ सीखा हूँ और जिनके बीच में रह के चलना सीखा हूँ, उन्हीं सब लोगों के सामने कुछ बोलना है। तो पहले आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और कृतज्ञता ज्ञापन करने से पूर्व आदरणीय आचार्य जी की वह लाइन कि पहले की कविता के संचारी भाव आज की कविता के अस्थाई भाव हो गए हैं। जो काशी की परंपरा थी और जो सभाओं से कुछ क्षण की चीजें निकलती थी, हमें लगता है कि आज के इस परिचर्चा में यह इनका सूत्र वाक्य निकला, जो कि हमें आत्मसात करना चाहिए, मुझको खुद को करना चाहिए, मुझ जैसे लोगों को करना चाहिए। और प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के द्वारा आयोजित आचार्य शिवजी उपाध्याय व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व परक इस ऑनलाइन परिचर्चा में आए हुए दो चर्चाकार प्रोफेसर विद्यानंद मुदगल जी, सेवानिवृत्त संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। गुरुजी, आपके प्रति मैं कृतज्ञता पूर्वक संस्थान की तरफ से, संस्थान के सदस्यों की तरफ से प्रणामांजलि अर्पित करता हूं, और मेरी कृतज्ञता को और मेरे प्रणाम को संस्थान की तरफ से आप स्वीकार करें कि आप आए और आपने आ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और प्रत्नकीर्ति अपने नाम के अनुकूल जब भी किसी कार्यक्रम को धरातल पर लाती है तो काफी विचार विमर्श करती है, और बहुत छानबीन करने के बाद आपका नाम आया और आप सहर्ष स्वीकार किए। इसलिए प्रत्नकीर्ति परिवार की तरफ से मैं आपके प्रति अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कृतज्ञता ज्ञापन के क्रम में दूसरे आचार्य प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी जी, विभागाध्यक्ष तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आदरणीय आचार्य जी, आपके प्रति भी मेरी कृतज्ञता है, मेरी श्रद्धा है, मेरी प्रणामांजलि है। और अब मैं वही बात की पुनरावृत्ति करूंगा, और साहित्य के लोग हैं, इसको पुनरावृत्ति दोष या पुनरुक्त दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यह भी सोचा कि आप भी आपके साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। और प्रत्नकीर्ति हमेशा से यह सोचती है, विचारती है, और इसका उद्देश्य भी है कि हमारे जो पुराने लोग हैं, हम उन लोगों से जुड़े हुए लोगों को लेकर के आए, ताकि बातें छन के आए और नए नए तत्व निकल करके आए। तभी इस कार्यक्रम की, तभी प्रत्नकीर्ति की सफलता है। तो आपने भी अपने बहुमूल्य समय से समय दिया और यथा समय में अपने बात को यथोचित रूप में रखा। इसलिए प्रत्नकीर्ति परिवार की तरफ से आपके प्रति प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर राघव झा जी उपस्थित हैं, संस्थान प्रत्नकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं। उनकी तन्मयता, उनकी लगनशीलता कि मैं जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, फोन पर हमेशा उद्बोधित करते रहते हैं। सर, आपको प्रति भी प्रणाम अर्पित करता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह संस्थान के डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी, प्रकाशन विभाग के संयुक्त सचिव, आपकी गरिमामय उपस्थिति है, आपका दिशा निर्देश संस्थान को, हम सब को हमेशा मिलते रहता है। खास करके आपका स्नेह मेरे ऊपर हमेशा ही रहता है। आपके प्रति भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी जी, प्रत्नकीर्ति कोई बाल संध्या का कार्यक्रम करती है तो आपका नाम अनायास ही आ जाता है, और आप हमारे ही हैं, हमारे अंग हैं, हमारे अभिभावक हैं। मैं अपनी तरफ से आपके प्रति प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ, संस्थान की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार डॉक्टर राजेश सरकार हमारे प्रबंध समिति के सदस्य हैं, हमारे अनुज हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं, कार्यक्रम प्रारंभ से अभी तक जुड़े रहे। राजेश जी, आपके प्रति साधुवाद है और आप उन्नति पथ पर अग्रसर हों, ये शुभकामना भी है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। दिल्ली से डॉक्टर अविनीत श्रीवास्तव मेरे अनुज कल्प हैं, वह कार्यक्रम के प्रारंभ से ही अभी तक जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अविनीत के प्रति भी आभार है, कृतज्ञता है। दिल्ली से ही हमारे सीनियर अग्रज डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी जुड़े हैं। सर, आपका भी अभिनंदन है, आभार है कि आप अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए। इसी तरह संस्थान के वित्त सचिव मेरठ मुरादाबाद से प्रवीण भैया जुड़े हुए हैं। प्रवीण भैया, आपके प्रति आभार है, धन्यवाद है। और डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी बागपत से जुड़े हैं, कार्यक्रम के प्रारंभ से जुड़े हैं। और आपको शुरू में ही अनंत भैया ने कहा था कि आप
युग पुरुष और महाकाव्य कवि, तो आपके प्रति धन्यवाद है, कृतज्ञता है, प्रणाम है। और इन सब के सूत्रधार और प्रत्न कीर्ति के सूत्र और इन कार्यक्रमों की रूपरेखा जब बनती है भैया, तो आपने पहले ही कहा कि सब परिवार के लोग हैं, तो कई बार उम्र में बहुत छोटा हूँ, लेकिन पता नहीं प्रताप भैया का इतना स्नेह रहता है कि वह कई बार मित्रवत भी मान लेते हैं, कई बार छात्र भी मान लेते हैं, कई बार अब उसके अनेक रूप हैं। अब उसको साहित्य में है ना कि कई एक ही आदमी के कई रूप होते हैं। तो जब हम लोग कार्यक्रम की कोई रूपरेखा तैयार करते हैं तो कई बार बहुत गर्मा गर्म बहस भी होती है भैया के साथ, और उसके बाद जाकर के कार्यक्रम अपने मूर्त रूप में आ पाता है। तो इसके लिए मैं संस्थान के यशस्वी सचिव, अपने अभिभावक और अग्रज आदरणीय प्रताप भैया की तरफ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, प्रणाम ज्ञापित करता हूँ कि आप नित्य नवीन नए विषयों का संचयन कर प्रत्यकीर्ति की सार्थकता को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, प्रत्यकीर्ति परिवार कृतज्ञ है। और इस धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार रहे हमारे अग्रज और हमारे अभिभावक, तो अभी हाल ही में बनारस में मुलाकात हुई तो बहुत स्नेह मिला कि तुम घर आओ विमलेंदु, और भैया ने कहा कि नहीं, आपका नाम प्रथम आया कि इस पूरे कार्यक्रम को कोई व्यवस्थित रूप में चला पाता है, संचालित कर पाता है। इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले आज के कार्यक्रम के संचालक हमारे अभिभावक आदरणीय डॉक्टर विवेक पांडे भैया के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, प्रत्यकीर्ति प्राच्य शोध संस्थान वाराणसी के परिवार की तरफ से, और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह कार्यक्रम जूम पर और फेसबुक पर भी दिखाया जा रहा है। वहाँ ऑनलाइन रूप से जितने भी मूर्त अमूर्त रूप में दर्शकगण देख रहे हैं, आप सबके प्रति कृतज्ञता है, आभार है। और प्रत्यकीर्ति परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है कि आप ऐसे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। प्रत्यकीर्ति जो एक प्रयास कर रहा है, आप अपने उपस्थिति से हमारे मनोबल को बढ़ाएं ताकि हमारी ऊर्जा को संबलता प्राप्त हो और हमारा कार्यक्रम और हमारा उत्साह हम और संबल हो करके इस कार्यक्रम को यथोचित रूप में, मूर्त रूप में और दे पाए। इसलिए आप सबके प्रति कृतज्ञता है, आभार है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको प्रणाम करते हुए प्रत्यकीर्ति परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी हमारे बीच। स्क्रीन पे इस समय डॉक्टर लाला शंकर ग्रेवाल जी भी दिखाई दे रहे हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ और धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। और डॉक्टर गीता शुक्ला जी, डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी, बालेंद्र कुमार मिश्र जी और प्रवीण जी, अष्टभुजा शुक्ल जी हैं उपस्थित। अच्छा, डॉक्टर संतोष कुमार शुक्ल जी और अक्षय द्विवेदी, रायचरण जी, डॉक्टर राघव झा जी, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, अभिनीत कुमार श्रीवास्तव जी, अष्टभुजा शुक्ल, परम आदरणीय अष्टभुजा शुक्ल जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान की तरफ से, मेरे पक्ष से। इसके बाद इस कार्यक्रम के नेहा पांडे जी, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग करने वाले डॉक्टर शंभू तिवारी जी एवं अनंतमणि त्रिवेदी जी, अरविंद जी, प्रदीप कुमार मिश्रा जी, बालेंद्र कुमार त्रिपाठी जी इत्यादि सबसे, और मैं स्वयं भी और प्रताप से भी अनुरोध है कि भारतीय एकता से इस कार्यक्रम की पूर्णता करें, सामूहिक रूप से भारतीय एकता साधकम संस्कृतम का गायन करें। शंभू जी। भारतीय एकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं ज्ञान पुंज संस्कृतं सर्वदानन्दं संस्कृतं भारतीय संस्कृतं भारतीयं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे वदने जयतु चिरं कल्याणी सतीशील सौंदर्य समीरा
ज्ञान गला गंधारा कल छल कल कल संस्कृत धारा अमर वाणी विजयताम अमर वाणी विजयताम अमर वाणी शंभू के प्रति विशेष धन्यवाद है। इसी के साथ आशीर्वाद चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्